कुछ समर्पित करके जो लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, ऐसे आचार्यों का सम्मान किया जाए। तो हम वर्षों से जब हम इस 28 सितंबर का कार्यक्रम करते हैं तो किसी न किसी विद्वान को ऋषि सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो इस बार आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी की अनुमति से आपको शंकर शिक्षायतन ऋषि सम्मान से सम्मानित कर अपने को कृतज्ञ और गौरवान्वित महसूस करेगा। और यह हम लोग कार्यक्रम 30 नवंबर को करेंगे, जिस कार्यक्रम में हमारी जो मासिक उपनिषद गोष्ठी होती है, उस गोष्ठी के कार्यक्रम में 30 नवंबर को हम आपको शंकर शिक्षायतन की तरफ से ऋषि सम्मान से सम्मानित करेंगे। और यह इस सम्मान से शंकर शिक्षायतन सम्मानित होगा कि आप जैसी समर्पित आचार्य, जिनका हम कहते हैं कि ऐसी आचार्य जिस कुल में जन्म ली होंगी वो तो कुल पवित्र और जननी कृतार्था, आपकी जननी कृतार्थ हो गई होंगी। तो ऐसी आचार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित कुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मिश्र जी। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शंकर शिक्षायतन के वार्षिक प्रकल्प के इस पवित्र अवसर पर जिनकी अत्यंत विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान कृति श्रुतिगोचर हुई, ऐसी महनीय परम आदरणीय परम विदुषी प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी और इस आयोजन को करने वाले प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर दयाल सिंह जी और इसके मूल में श्रीमती रेणुका मिश्र जी तथा सभी श्रोता विद्वान विदुषी तथा छात्र छात्राएं। मुझे अत्यंत संकोच का अनुभव हो रहा है कि इससे मेरी अत्यंत पूज्य नमस्या इस प्रकार के महाविदुषी के व्याख्यान के संदर्भ में मुझे इस अध्यक्ष का दायित्व आपने दिया। मैं यद्यपि नतमस्तक होकर इसको स्वीकार करता हूं, आपके आदर को स्वीकार करते हुए, फिर भी मैं इसके लिए कदापि योग्य नहीं हूं। यह मैं आदि से अंत तक नहीं भूलता हूं, फिर भी आपके आदेश का पालन कर लेता हूं। और इस अवसर पर मुझे यह गौरव प्रदान किया और अवसर दिया, इसके लिए मैं पहले ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और सबसे पहले आज श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपने इसी सम्मान से अभी सम्मानित सभाजित किया माननीय प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी का। इसके लिए मैं उनके प्रति फिर अभिवादन के साथ अभिवादन करता हुआ आपके इस विचार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता हूं। इस आज का यह जो व्याख्यान व्याकरण विनोद पर, मैं तो सामान्य छात्र हूं, कभी जब अवसर आया जीवन में, मैं माननीय पुष्पा दीक्षित जी को सुनने और उनको समझने, उनकी प्रक्रिया को सोचने के लिए मैं बहुत अवसर की कल्पना करता रहता हूं, लेकिन संभवतः इस जीवन काल में वो अवसर बहुत कम मिला या और कम मिलने वाला है। फिर भी इस व्याख्यान और इतनी व्यापकता के साथ और विवेकपूर्ण व्याख्यान, विवेक का अर्थ हानोपादान बुद्धि के साथ होना, ये निरंतर यह ग्राह्यता और त्याज्यता का बोध के साथ प्रवृत्त होना, यह जो संपूर्णता को लेकर चलते हुए और जो भी जहां जत ग्राह्यम तत्त
युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि युक्तिहीनं वचस्त्याज्यं वृद्धादपि शुकादपि, इस न्याय से इस प्रकार की वृत्ति को रखते हुए और संपूर्णता के साथ चलने की व्याख्या करना और स्पष्ट रूप से बताना कि यह जो उन्होंने अपने व्याख्यान में स्पष्ट रूप से बताया कि किस किस विषय पर, अभी मैं अधिक इस पर कहने की न क्षमता रखता हूँ न अवसर भी है, कि यह किस किस विषय में माननीय ओझा जी का वैशिष्ट्य है। जैसे आपने बताया कि ये जो उद्देश्य विधेय के साथ विशेषण प्रवृत्त होते हैं, उद्देश्य के साथ समास तो हो सकता है, विधेय के साथ नहीं। कितने सहजता से ओझा जी ने इस विषय को सोदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी उन्होंने ऐसी ऐसी बातों की प्रशंसा की और उस प्रकार से सहज बोध्यता की ओर विनोद करते हुए एक इस ग्रंथ की अनर्थता को सिद्ध करते हुए किस प्रकार से माननीय ओझा जी प्रवृत्त होते हैं, इसका उन्होंने उल्लेख किया। किंतु कदाचित संपूर्ण रूप से ग्राह्यता हेतु जो आधार ग्रंथ है महर्षि पाणिनि का, जैसा उन्होंने कहा कि कभी भी हम विनोद भी करें तो मर्यादित विनोद हमारे लिए सार्थक होगा। अर्थात जो भी जैसे मूल में अर्थ बताते हुए टिप्पणी में सूत्र दे और उस टिप्पणी के साथ उस अर्थ का अन्वय न हो और वो कदाचित यह भ्रांति का उत्पादक हो जाए, और जब तक हम महर्षि पाणिनि की व्यवस्था के साथ, उनकी दृष्टि के साथ, उनके अर्थ के साथ, व्यापकता के साथ रहेंगे, तब तक तो सबका कल्याण है, सबको सहजता भी है। इसका उल्लेख उन्होंने कितनी सहजता से दिया, कैसे प्रकरण बांधते हैं, कैसे करते हैं, तो नारियल के तरह इसको फोड़ कर कैसे हम उसका रस पान कर सकते हैं, इसका उदाहरण दिया। कदाचित हम द्विरुक्त को समास के लिए मान लीजिए हमने एक मन बना लिया, और उन्हीं की बात को मैं रिपीट करता हूँ कि मन बना लिया कि हम द्विरुक्त को समास कहेंगे, इसलिए हमको कितना प्रपंच करना पड़ा, उपसर्जन के बारे में क्लारिफिकेशन करना पड़ा, फिर शुभलोक के बारे में कहना पड़ा, प्रकृति भाव को अपनाना पड़ा, फिर पुंबत भाव के बारे में कुछ कहना पड़ा। इतने सारे प्रपंचों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें एक विषय जो पाणिनीय व्यवस्था से जो अत्यंत सामंजस्य नहीं रखने वाला था। इस प्रकार आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, आपका भी म्यूट हो गया है। किसी अभी कि पहले से अभी ठीक है। तो ये इस विषय पर कि प्रक्रिया, ये इसके अधिकारी कौन है, इसके ये स्पष्ट होना चाहिए। ये इस अधिकारी विद्वान, इसके पाठक, जब हम शब्दानुशासन की बात करते हैं, यदि कोई किसी ग्रंथ को पढ़कर शब्दानुशासन को समझ नहीं पाएगा, महाभाष्य के इन्होंने बहुत सारे उदाहरण जैसे टव्य, ढव्य और इसको इस ढंग से बताने से क्या काम सरल हुआ, इसकी समीक्षा करने का अवसर है, ऐसा आपने बताया। इसको भी हमें देखना चाहिए कि महर्षि पाणिनि की व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे अनुवृत्ति अधिकार से चलती है, और किस प्रकार से हम कभी देखते हैं कि अचो नीति सूत्र के बाद तदिते शौचामादे कहते हैं और कितिच कहते हैं। कहाँ वृद्धि का प्रसंग, कहाँ जबकि ये प्रसंग अलग अलग है, लेकिन एक जगह कहने का तर्क क्या है, उस तर्क के पीछे क्या दृष्टि है, कितनी सहजता है, इसको देखकर चले तो हमारे लिए ये जैसे सुपिचा और अतोजंगी और इसका एक ही साथ कहना और फिर बहुवचन झल्लेत में उसी साथ उसके में आना, इस प्रकार के क्रम को बताने के पीछे जो रहस्य है, जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझाना अधिक उपयोगी है, जिससे पाणिनि जलवत तरल हो जाएंगे। और ऐसा बार बार माननीय पुष्पा दीक्षित जी प्रत्येक अवसर पर बहुत अच्छी ढंग से नए उदाहरणों के साथ, पोषण के साथ बताती हैं। यह कभी कोई इसका कोई की तुलना नहीं है। अभी मेरी दृष्टि में अभी कोई ऐसा कोई नहीं है जो इतने पूरे को संदर्भ को लेकर वैदिक लौकिक भेद करना। लौकिक कौन सा शब्द ऐसा है कि लौकिक शब्द वैदिक में नहीं है? कतिपय शब्दों के प्रयोगों के आधार पर वैदिक प्रकरण को भिन्न कर देना, ये अछूत की तरह अलग कर देना, ये सारी बातें हुई हैं, हम इसको एडमिट करें। और इसके साथ अभी नवाचार के नाम पर व्याकरण विनोद जैसे ग्रंथ का अत्यंत स्तुत्य कार्य है। नवाचार तो है इसमें जरूर,
कई उदाहरण देते हैं, जैसे अपने पहले दयाल सिंह जी ने बताया कि उसमें वृत्त्या पाठयति, कभी वृत्त्या पाठयति ऐसा उदाहरण हमारे व्याकरण छात्र अध्यापक बताते नहीं है। वृत्त्या पाठयति ऐसा हो सकता है, केवल गुरु पाठयति हो सकता है, ऐसा करते हैं। वृत्त्या पाठयति में भी वह व्यापार, प्रयोजकों का व्यापार हो सकता है, ऐसा भी उदाहरण बताकर उन्होंने व्याप्ति को बढ़ाया, ये बताया। इन बातों को हम महत्व दें, लेकिन जब प्रक्रिया में जाएं, प्रक्रिया में एब्सोल्युटली हम उसमें महर्षि पाणिनि की व्यवस्था को देखें। एक दूसरा, जब हम कोई भी चीज देते हैं, जैसे राजन का उदाहरण दिया, राजन को हम किसी को एब्सोल्युटली, हम क्या हुआ सिद्धांत कौमुदी की व्यवस्था में, राजन को उन्होंने एक अलग से एक ग्रुप में एक नकारांत पुंगलिंग हलंत पुंगलिंग कोटि में रख लिया। कठिनाई क्या है कि राजन में कई तरह के नेचर बदलते रहते हैं, उसका स्वभाव, जैसे भ भी हो जाता है, पद भी हो जाता है, फिर वो सर्वनाम स्थान के समय में उसका व्यवहार अलग है, सु के साथ में अलग है। इस प्रकार के जो स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, हम एब्सोल्युटली किसी को एक ऐसी कैटेगरी में, नायक या खलनायक कोटि में न डालकर, जो उसका जो स्वभाव है तदनुसार ही चलेंगे, तो हमारे लिए कतिपय ऐसे समान उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं और सरलता से हो सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ। अभी कुछ कतिपय कुछ कार्यांतर भी हैं, इसकी सूचना आई है मेरे पास। अतः मैं अत्यंत ही आज कृतार्थ हूँ, और इस अवसर पर मुझे जो गौरव आपने दिया और माननीय को सुनने के लिए इतना अच्छा लगता है, ये लगता था कि समाप्त ही ना हो, किंतु काल की मर्यादा और अपनी जो भी अपनी सीमा है, उसके भीतर हमें अवसर मिला। मैंने थोड़ा सा व्याकरण विनोद को भी पढ़ा, और कतिपय उनकी दृष्टि को, इस प्रकार से व्याप्ति को इतना देखने में अच्छा लगा। और अत्यंत जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वाली बात है, कभी कभी उस पुस्तक को देखकर हम धीमान की कोटि में चले जाते हैं, यद्यपि हम ऐसी कोटि में नहीं है, लेकिन विनोद के कारण उनका जो कथन की शैली, जैसा कि आपने बताया, भूमिका इतनी अच्छी तरह से देते हैं, और जब उदाहरण के द्वारा अनेक उदाहरण, लौकिक उदाहरणों के द्वारा पोषण करते हैं, बहुत अच्छा उसमें आगे काम बनता है। बटु पठति, वो ताड़न दंडा पाठयति में कहते हैं भयं गम्यते, भय उसमें प्रयोजक है, वो भय के कारण दंडा पढ़ा रहा है, तो ताड़नम न भजे मही इति बटु पठति, उसमें कोई गुरु नहीं है, दंडा पाठयति। इस प्रकार के उदाहरणों को कैसे देकर उस संस्कृत के प्रयोगों के क्षेत्रों की कितनी व्याप्ति के साथ, सूत्र वही है, तुमति जो वही सूत्र है, लेकिन उसकी व्याप्ति को दर्शाते हैं। इन बातों में बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये। लेकिन हम पाणिनीय मार्ग को ही अनुसरण करके उनकी सहजता को अधिक से अधिक समझाएं, और जो वर्गीकरण की व्यवस्था है उसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ ले सकें, यह हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान इसी पर ही रहना चाहिए। ऐसा माननीय ने आज हमें बहुत अच्छी तरह से विविध प्रसंगों को देकर, पूरे ग्रंथ को पढ़कर उन्होंने इस पर कहा। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है, और हमारे जैसे अनेक अनगिनत लोगों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि हम पाणिनि को पढ़ें, तो सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ें, तो लेकिन वो जो उनकी जो एब्सोल्यूट अर्थात एक ऐकांतिकता को न देकर रिलेटिवली अलग किस रिलेटिवली, संधि का प्रसंग है तो होड़ा जैसा सूत्र वो किसका सूत्र है, और संधि में आप कहीं उसको चर्चा नहीं करते हैं, जबकि वह संधि का ही प्रसंग आ जाता है उसमें, और वह तिंगंत भी आता है उसमें, तिंग में भी है, केवल सुबंत के लिए क्यों कहते हैं। इस प्रकार की पूरे उसकी सांदर्भिकता को लेकर हम अधिक पढ़ें, न कि एब्सोल्यूटनेस को ज्यादा महत्व दें। इस प्रकार की जो पाणिनि की जो व्यवस्था है, पाणिनि की यही व्यवस्था है, इसलिए उसको उसमें अधिक अपनाएंगे तो अधिक हमारा शास्त्र अधिक सरल होगा। ऐसा आज भी हम कर सकते हैं, जैसा कि आपने उदाहरण दिया, केवल पितामह के द्वारा जो कुआं खोदा गया था उसी पर चलने का कोई नहीं, क्योंकि हम मार्ग से भटक भी नहीं रहे हैं, उसी मार्ग पे चलने कर हम मीठा पानी का और मीठे नारियल के फल का स्वाद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अभी आयोजकों के प्रति, विशेषतः डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और माननीय पुष्पा दीक्षित महोदया के लिए भूयः अपनी विनम्र श्रद्धा और मेरा आदर व्यक्त करते हुए, इस अवसर का लाभ मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कि कुछ कार्य की व्यस्तता है, इसलिए मुझे क्षमा करें तो अच्छा है, नहीं तो जैसा कहें आदेश दें। ऐसा ठीक है। आपको प्रणाम करते हैं। बहुत
बहुत बहुत कृतज्ञ हैं सर आपके, इतने समय तक आप हमारे साथ रहे, इतने व्यस्त होते हुए भी आपके कार्यभार बहुत है और चारों ओर आप व्यापृति है, तो इसके कारण फिर भी आपके प्रति हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के